हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले सिलेबस बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कि मैं पूरी सोशल साइंस की सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगी। तो मैं आपके बीच में लेके आई हूँ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ठीक है? एक तो भूगोल आपको रट्टा नहीं मारना है। मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था कि हमें रट्टा नहीं मारना है। मैंने बोला था ना कि तुम रट्टा कैसे मारते हो कि पूरा जैसे तुम पहले तो तुम पाठ अच्छे से पढ़ते नहीं हो। जब मैम तुम्हें लेसन पढ़ा रहे होते हैं तब तुम नहीं पढ़ते हो। तुम क्या करते हो? घर पे जाते हो, फिर जब तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं तब तुम पासबुक खोलते हो। फिर उसमें से तुम क्वेश्चन देखते हो, फिर उसका आंसर देखते हो, फिर उसको याद करते हो। याद भी तुम कैसे करते हो? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे ये तुम्हारा आंसर है कि संसाधन किसे कहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, फिर तुम याद करते हो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है। अब तुम याद करोगे, बुक ले लोगे ऐसे, कैसे याद करोगे? हमारे पर्यावरण में हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है, ऐसे यूँ याद करोगे और देखोगे उधर, ऐसे। हाँ, हमारे पर्यावरण में पता ही नहीं है तुमको पर्यावरण क्या है और तुम ऐसे रट्टा मार-मार के याद करोगे। फिर तुम्हें याद होगी 20 लाइनें, फिर तुम क्या करोगे? सबसे पहले दौड़ के जाओगे, बड़ा भाई-बहन होगा उसके पास या फिर मम्मी के पास, पापा के पास तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि आंसर तुम भूल गए तो तुम्हारा पापा क्या हाल करेंगे। इसलिए तुम बड़े भाई-बहन के पास जाओगे, अगर बड़े भाई-बहन भी स्ट्रिक्ट है तो उनके पास नहीं जाओगे। इसलिए तुम मम्मी के पास चले जाओगे, तो मम्मी को बोलोगे मम्मी मेरे को आंसर याद हो गया तुम सुन लो। मम्मी तुम्हारा आंसर सुनेगी, तुमको लगेगा हाँ, मेरे को आंसर बिल्कुल याद है। उसमें भी तुम क्या करते हो मैं बताती हूँ, जब हम छोटे थे ऐसे ही करते थे। मम्मी को बोलते थे मम्मी हमारा आंसर चेक करना, हम बोल रहे मम्मी ऐसे चेक कर रही होती थी। हम बोलते थे जैसे ये आंसर है हमारे पर्यावरण में, फिर तुम बोलते हो अरे यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? मम्मी को ऐसे बोलोगे मम्मी थोड़ा-सा आगे वाली लाइन देखने देना तो, ऐसे करते हो तुम। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है बेटा। पढ़ाई ऐसे होती है कि जो भी तुम्हारा आंसर है उसको समझना है, रट्टा मार के याद नहीं करना है। उसके बाद तुमने रट्टा मार के याद भी कर लिया, तुमने मम्मी को भी सुना लिया, स्कूल में से भी तुम्हारे फ्रेंड के ऐसे ही करते हो, तुम फ्रेंड को बोलते चल तू मेरा आंसर सुन, मैं तेरा आंसर सुनूँगा। उसमें भी तुम बोलते यार मेरे को थोड़ा-सा देखने देना, मैं लाइन भूल गया। 4 बार तुम बोलते हो थोड़ा-सा देखने दे, थोड़ा-सा देखने दे। ऐसे तुम 20 लाइनें सुनाते हो, उसमें से 4 बार तुम क्या करते हो? पूछ लेते हो कि ठीक है मेरे को थोड़ा-सा आंसर देखने दे, हाँ अब मेरे को याद है। नहीं होता है तो भी तुम बोल देते हो हाँ ठीक है मेरे को याद है। और तुम समझते ही नहीं हो। जैसे इसमें पर्यावरण क्या है तुम नहीं समझोगे, संसाधन क्या है तुम नहीं समझोगे, सिर्फ़ तुम पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा आंसर को समझना है, समझने के बाद कैसे उस आंसर को लिखना है, ये ध्यान रखना है। इससे और लिखने का तरीका क्या है? कई बार तुम क्या करते हो जैसे तुम्हारे बोर्ड में तुमको पूछा कि संसाधन क्या होता है? तो तुम क्या करोगे कि हाँ, डेफ़िनेशन याद कर ली। तुम्हें ऐसे याद करना है कि संसाधन हाँ, ये जो भी मैं समझाऊँगी वो याद करना है, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है? क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है? आपको टॉपर बनाने के लिए, तो तुम टॉपर कैसे बनोगे? तुम्हें टॉपर के जैसे आंसर लिखना आना चाहिए ना। हर किसी आंसर थोड़ी लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे। कई बार आप क्या करते हो कि संसाधन लिखा फिर ऐसे आंसर लिखते जाओगे, लाइन टू लाइन, ऐसे आंसर नहीं लिखना है। अच्छे से डायग्राम बना के लिखना है। जैसे अभी लिख रखा है ना 2 पॉइंट दिए, फिर एरो बना के ऐसे लिखा, इस टाइप से आंसर लिखना है। इससे क्या है तुमको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तुम मतलब टीचर को अट्रैक्ट करोगे। तुम्हारी जब टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो वो कैसे करेगा? हाँ, ये बच्चे की कॉपी है, ठीक है, लाइन टू लाइन लिख रखा है। तो ठीक है, इसने तो बोरिंग आंसर लिख रखा है। तो वो तुम्हें 10 में से 4 नंबर दे देगा। उसके बाद क्या होगा? तुमने ऐसा लिख रखा है, टीचर बोलेगा हाँ, इस बच्चे ने थोड़ी मेहनत की है, इसको आंसर लिखने का तरीका आता है। तो तुम्हें अगर आंसर में तुम्हारी कुछ लाइनें छूट जाएगी मतलब एक्स्ट्रा तुम ऐड नहीं कर पाओगे, पर ऐसे लिखोगे तुमको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद हमारे चैप्टर का नाम क्या है? और हाँ, मैं तुम्हें बता रही थी कि तुम ऐसे रट्टा मार-मार के याद करते हो। फिर तुम्हारे वही क्वेश्चन जो तुमने 4 बार रट्टा मार के याद किया था, वही क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में आ जाता है, तब तुम क्या करते हो? तब तुम क्या बहुत खुश होते हो कि हाँ, मज़ा आ गया, मेरा तो यही क्वेश्चन मैंने याद किया, यही आ गया, अब तो मैं फटाफट पेन उठाता हूँ, आंसर लिखता हूँ। और तुम आंसर लिखते हो जल्दी-जल्दी कि ठीक है, चलो मैं आंसर लिखता हूँ। तुम 3-4 लाइन लिखते हो कि भारत में रहने वाले लोग ऐसा संसाधन इसे कहते हैं ऐसे। संसाधन इसे पे आए तुम और भूल गए। तुम मतलब तुम्हारे दिमाग में से आंसर ही भूल गए, फिर उसके बाद तुम दिमाग में जोर डालते हो, क्या था, आंसर क्या था? उस टाइम तुम्हें याद ही नहीं आता है। और जो तुम्हें आंसर तुमने 20-20 लाइनें रट्टा मार-मार के याद की, वो तुम्हें आती नहीं और तुम भूल जाते हो। इसलिए कभी भी याद नहीं करना है, समझ के करना है ताकि तुम्हें एग्ज़ैक्ट लाइनें याद नहीं आए तो भी तुमने जो समझा है वो तुम लिख सको, ठीक है?
तो अब हमारे ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है, पहला लेसन उसका नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। अब देखिए संसाधन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन। तो संसाधन क्या होता है, ठीक है। संसाधन मतलब जो हमारे आसपास की चीजें जो हमारे काम आ रही है वो सारी चीजें संसाधन में कहलाती है। जैसे ये पेन क्या है, एक संसाधन है। ये ब्लैक बोर्ड जिससे मैं तुमको पढ़ा रही हूँ वो क्या है, संसाधन है। वो मोबाइल जिससे तुम मेरी क्लास देख रहे हो तो वो क्या है, वो संसाधन है। जिस टेबल पे तुम बैठे हो वो क्या है, संसाधन है। वो चेयर जो तुमने कितनी बार मैम के बैठते टाइम पीछे से खींची थी, वो चेयर, वो भी संसाधन है, ठीक है। तो इसके बाद आप संसाधन किसे कहते हैं, अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये चीजें संसाधन में, पर क्या है, हमें डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखोगे ना, ऐसे थोड़ी लिखोगे कि पेन संसाधन है। फिर मैंने बोला कि हाँ, तुम जब मैम की जो चेयर थी पीछे से खींचते थे, आई डोंट नो तुम खींचते हो नहीं पता नहीं, पर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार ऐसे ही होता था कि मैम बैठे होते थे। हम तो नहीं करती थी, गर्ल्स ऐसे काम नहीं करती है, अक्सर बॉयज ही ऐसे काम करते हैं। तो बॉयज क्या करते थे, मैम बैठे होते थे, ऐसे आते थे और चेयर खींच लेते थे, मैम नीचे गिर जाते थे, फिर पूरी क्लास हंसती थी। ये मतलब वो जो लेवल का खुराफाती बच्चा होता है ना वो करता है। उससे जो थोड़ा कम बच्चा होता है वो क्या करता है कि टूटी हुई चेयर रख देता है, फिर मैम गिर जाते हैं, फिर पूरी क्लास हंसते, फिर मैम बोलते ये हरकत किसकी है, मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी, ऐसे ऐसे करते हैं। जो बैक बेंचर बच्चे होते हैं ना वो ऐसी हरकतें मत करा करो बेटा, ठीक है। अब संसाधन किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है। पर्यावरण, पृथ्वी के जो आसपास सारे पेड़ पौधे ये सब जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, वो सब किस में आते हैं, पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण में, ठीक है। अब जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हें जिस टेबल पे तुम बैठे हो उसकी आवश्यकता है, तुम्हें मोबाइल की आवश्यकता है, चेयर की, किसी भी चीज की, जिस चीज की तुमको आवश्यकता है, कार की तुम्हें आवश्यकता है, हाँ वो क्या है, संसाधन है। आया समझ में। इसके बाद मतलब संसाधन किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जो इसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। मतलब अब तुम आंसर याद रखना कि हम, क्वेश्चन आएगा इसका और आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब वैसे याद रखना कि ये हमारा पूरा पर्यावरण है, इसके अंदर जो भी सारी वस्तुएं वो किस में आती है, संसाधन में आती है, ठीक है। जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। पेन तुम्हारी आवश्यकता है, जरूरत है तुम्हारी उसके लिए, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक आर्थिक रूप से संभव, जैसे पर्वत पठार नदियां ये सब भी किसमें आती है, संसाधन में आती है। जैसे तुम टेबल पे पढ़ रहे हो, टेबल संसाधन में आ गया, जिस पेन से पढ़ रहे हो वो संसाधन आ गया। तुमने खिड़की खोली, खिड़की भी संसाधन में आ गई। तुमने खिड़की खोलने के बाद जब पर्वत देखा वो किसमें आ गया, संसाधन में। आया समझ में। अब प्रौद्योगिकी, देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि विज्ञान और ज्ञान का मिला के प्रयोग करना। जैसे लोहा था वो क्या था, संसाधन, पर जब तुमने लोहे की कार बनाई, क्या बनाई, लोहे से जब तुमने उसको अच्छे से करके फिर पूरी कार को जब तुमने बनाया तो वो क्या गया, प्रौद्योगिक संसाधन के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब ज्ञान और विज्ञान का मिला के जब तुमने प्रयोग किया तो प्रौद्योगिकी आ गया। सामान लोहा पहले से था पर तुम उसको काम में नहीं ले रहे थे, तुमने उसकी कार बना ली, अब वो क्या है, तुम्हारे काम आ रहा, तो वो सब प्रौद्योगिक में। सांस्कृतिक में देखिए कैसे क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे ये सब संसाधन के अंदर आ रहे हैं, पर पेड़ पौधे को सांस्कृतिक रूप से, जैसे हम हिंदू धर्म में, तो हम क्या करेंगे, पेड़ को देवता मानेंगे, बहुत सारे पेड़ को देवता मान के उनकी पूजा करते हैं। नदी को ऐसे माता मानते, नदी की ऐसे लोग पूजा करते, जैसे गंगा आरती होती है ना, तो नदी को क्या हम देवी मान रहे, ऐसे पूजा करें। तो सांस्कृतिक रूप से हम संसाधनों की पूजा भी करते हैं, मतलब संसाधनों को सांस्कृतिक रूप से भी हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आया समझ में। इसके बाद आर्थिक रूप से संभव, आर्थिक रूप से संभव मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको तुम्हारे दोस्त ने बोला कि मेरे पास ना बहुत सारा सोना है, तुम खुश, तुमने बोला ठीक है ओके तेरे पास बहुत सोना है, मैं भी बहुत खुश हुआ, थोड़ा मेरे को भी देना। वो बोलेगा अरे हाँ तेरे लिए ही है, एक बार सुन तो सही। तुमने बोला ओके चल बता कहाँ है। उसने बोला सोना तो बहुत सारा है लेकिन वो क्या है, समुद्र के अंदर है। तुमने बोला ठीक है थोड़ा बहुत अंदर होगा तो अपन नाव लेके जाएंगे, इसी बहाने समुद्र में घूमेंगे फिरेंगे, चल वहां से भी निकाल के लेके आ जाएंगे। उसने बोला नहीं बेटा अब रुक, समुद्र के अंदर है, उससे भी बहुत अंदर, मतलब समुद्र के बिल्कुल तुम जमीन पे, जो समुद्र की जमीन थी वहां गए,
उसके भी अंदर है। मतलब क्या है, वो संभव है, तुम उसको निकाल सकते हो। अब तुम जो तुम्हारे दोस्त तुम दोनों मिलके बोले अरे अपन तो कुछ भी कर सकते हैं, अपन ये वो यूं, बेटा वो तुम नहीं निकाल सकते। तो वो क्या है, आर्थिक रूप से संभव ही नहीं है, उस संसाधन को तुम काम में ले ही नहीं पा रहे हो। तो आर्थिक रूप से जो संसाधन संभव नहीं होते उनकी ऐसे बात करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद संसाधन के ऊपर किसने क्या कहा था वो देखते हैं। संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ से प्रसिद्ध भूगोलवेता, भूगोलवेता थे बहुत प्रसिद्ध, फेमस। जैसे तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे स्कूल में एक लड़का या लड़की बहुत फेमस होगा, सब जानते हैं उसको। वो स्कूल का क्या होता है, वो बच्चा हेड होता है आई थिंक, मतलब क्या बोलते हैं, हेड ऑफ स्कूल ऐसा कुछ होता है। वो मतलब जैसे यही थे भूगोलवेता, ये बहुत फेमस थे। उनका नाम था जिमरमैन। जैसे मेरा नाम है ना जया, इनका नाम था जिम्मर। जिम्मरमैन आदमी था तो मैन ही होगा, मतलब नाम है इनका जिम्मरमैन, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ नाम याद रखने के लिए। तुम एग्जाम में लिखोगे ना कि संसाधन के ऊपर व्याख्या की थी जिम्मरमैन ने, और जिम्मरमैन के ऐसे नीचे जब तुम लाइन खींचोगे ना, तब तब मैम इम्प्रेस हो जाएंगे कि हाँ बच्चे ने लाइन की है। मेरे को तो जब हम 12th में पढ़ते थे तो मेरे मतलब 10th में अच्छे परसेंट नहीं थे, पर 12th में हमारे सर ने हमको ट्रिक बताई की थी कि तुमको जो आंसर लिखना है वो थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है, नीचे अंडरलाइन करनी है। तो मैं तो जो गलत आंसर था ना, जो गलत लिखा था, जैसे मैंने जिम्मरमैन की जगह कुछ और ही नाम लिख लिया। और क्या नाम लिखा, जैसे मान लो जिम्मरमैन की जगह मैंने मेरा ही नाम लिखा, मेरा तो नहीं लिखा था मैंने, पर ऐसे किसी छोटे मोटे दूसरे भूगोलवेता का नाम लिख लिया। उसके नीचे भी मैं लाइन करके आई हूँ, ये तुम सोचो। उसके बाद मैंने 77% बने हैं। मैं गलत के नीचे भी लाइन करके आई हूँ, तो तुम सही के नीचे जब लाइन करके आओगे तो तुम्हारे 90% बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है सब गलत लिखा था, कुछ गलत लिखा था उसके नीचे भी मैंने लाइन कर दी थी। और टीचर जब होते तुम्हारा थोड़ा अट्रैक्टिव आंसर देके ही तुमको नंबर देते। तो देखो कि संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम्मरमैन, नाम ध्यान रखना जिम्मरमैन, ठीक है, का कथन उल्लेखीय है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, पहले से नहीं होते, क्या होते हैं, बाद में बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि खनिज कुछ भी है, जैसे लोहा वगैरह है उसकी कार वगैरह बनाई, तो ऐसे तुमने क्या किया, संसाधन को बनाया। अब ये हमारे हैं जिम्मरमैन, ये पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ये यही पढ़ रहे होंगे एक संसाधन किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। मतलब ये देखो, ये इतने बड़े वैज्ञानिक क्या है भूगोलवेता होने के बाद भी पढ़ रहे हैं, और तुम कुछ नहीं हो तो भी तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ना हमेशा जरूरी है, मतलब बुढ़ापे तक भी पढ़ना चाहिए। संसाधन, अब इसका वर्गीकरण हमने अलग अलग तरीके से किया है। प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब प्रकृति, मतलब आसपास की जो प्रकृति है, पर्यावरण है, वो सब, ठीक है, तो प्राकृतिक। इसके बाद मानवीय, मानव मतलब मनुष्य, तो मानवीय जो मानव ने मतलब संसाधन बनाए हैं वो सभी। तो प्राकृतिक में क्या आता है और मानवीय में क्या आता है। इस प्राकृतिक में दो होते हैं संसाधन, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण। नवीन, नवीन का मतलब क्या होता है, नया। हिंदी में जब आप पढ़ते हो ना, नवीन का मतलब नया। अनवीनीकरण, नवीन मतलब नया, तो अ लग गया तो अनवीनीकरण मतलब नया नहीं है, पुराना योग्य, ठीक है। अब नवीनीकरण में क्या आ रहा है, सतत अक्षय अक्षय प्रवाह, जैसे पवन, जल, जैसे जो संसाधन नए बन जाते हैं ना, उसकी डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगी, तब अच्छे से समझाऊंगी। जो नए संसाधन होते हैं जैसे पवन ऊर्जा, जल से द्वारा बिजली जो बनाते हैं हम, वो सभी। उसके बाद जैव, प्राकृतिक वनस्पति, जैसे वन, प्रकृति तुम देखते हो जंगल वगैरह, वो सब। वन्य जीव, जानवर, शेर, चीता, वो सब, ठीक है। पुनः चक्रीय, जैसे धातु जो पुनः वापिस बना जा सकती है। अचक्रीय, जीवाश्म ईंधन वगैरह जो होते हैं, इनकी डेफिनेशन में तुम्हें बताऊंगी, और इसको भी बाद में डिटेल में देखते हैं। एक बार मोटे मोटे तौर पे देख लो। अगर तुम्हारा जैसे निबंधात्मक जो बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, 6 नंबर का जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का बड़ा, तब तुम्हें ऐसे लिखना है पूरा। तब तुम्हें यूनिक संसाधन लिख के मतलब डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम में इनको अच्छे से समझाना है। ये पूरा लिख दिया, इसके बाद नीचे फिर डायग्राम बनाना है, फिर समझाना है, ऐसे, ठीक है। अब हो गया मानवीय। मानवीय में जैसे मानव नहीं बना सकते, पर मैं होती तो मैं मानव बनाती ऐसे, ताकि मेरे को जो नंबर मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलते हैं। पर कोई नहीं, चलो इस मानव को हटा देते हैं।
बाकी तुम सोचो कि कैसे टीचर है। इसके बाद मानवीय में है संरचनाएं एवं संस्थाएं, ठीक है। इसके बाद है मात्रा एवं गुणवत्ता, उसकी मात्रा कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी मैंने तुम्हें ओवरऑल बताया, ठीक है। इसके बाद मानव कैसे जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनको बनाते हैं वगैरह, वो सब देखेंगे। ये रहे मानव, फिर से आ गया मानव, देखो अब मैं बना ही देती हूँ मानव को। ये है हमारे मानव, हाथ भी पैर भी सब बना दिए इनके, ठीक है। क्योंकि मानव। अब प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी में मैंने तुम्हें बताया था कैसे प्रौद्योगिकी होते हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए कार भी बना के बता देती हूँ। ऐसे होते हैं ना कार, जैसे भी है तुम देख लो, एडजस्ट कर लो। प्रौद्योगिकी को मतलब तुमने, मैंने बताया ना तुमको कि कार बनाई, लोहा था उसकी, फिर तुमने कार बनाई, ऐसे मतलब ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग किया संसाधन के ऊपर। संस्थाएं, संस्थाएं मतलब वो संस्था जो पर्यावरण को बचाते हैं। जैसे तुमने पेड़ काटा, ठीक है, तो ऐसे नहीं तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर केस होगा, मतलब फिर तुम जेल में जाओगे। ऐसी संस्थाएं होगी जो पता लगाती कि कहाँ पेड़ कट रहे, ये जंगल की सुरक्षा करती है। ऐसे तो कुछ संस्थाएं होती है जो क्या है, संसाधनों का बचाव करती है, ठीक है। उनके बारे में ध्यान रखती है कि क्या संसाधन है क्या नहीं है। जंगल में ध्यान रखती है कि भाई जंगल में ऐसा नहीं हो घर बन जाए, जंगल बिल्कुल नष्ट हो जाए, जंगल के जानवरों का कुछ नहीं हो जाता। ऐसी संस्थाएं बनाते हैं जो पर्यावरण के लिए काम करती है, ठीक है। प्रकृति, प्रौद्योगिक और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। प्रकृति होती है और फिर प्रौद्योगिकी मतलब डेवलपमेंट भी होता है, और संस्थाएं होती है वो ध्यान भी रखती है कि भाई ज्यादा डेवलपमेंट हो पर जंगल भी नहीं कटे, ऐसे सब, ठीक है। इसके बाद संसाधन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं संसाधन के? तो उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ता के आधार पर। जैसे तुम मान लो तुम्हारी पूरी लाइफ है, ठीक है, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम कैसे मरे, फिर उसके बाद तुम्हारा स्वामित्व किसके, मतलब तुम, जैसे तुम्हारे पापा मम्मी कौन थे, तुम पर अधिकार किसका था, ठीक है, वो सब। इसके बाद तुम्हारा विकास कैसे हुआ, विकास मतलब तुमने तुम्हारी लाइफ में क्या क्या किया, वो सब। ऐसे मतलब 4 स्टेप में हम संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे कि संसाधन कैसे बने, संसाधन कैसे खत्म हुए, संसाधन पर कंट्रोल किसका है, उसका मालिक कौन है। जैसे तुम्हारा मालिक कौन है, मतलब तुम, पापा मम्मी, तुम्हें जो पापा मम्मी कहेंगे वही करोगे तुम, तो ऐसे। तो ये जो संसाधन होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, ऐसे सब। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर कि कैसे तुम्हारा विकास किया, क्या तुम्हारे जॉब लगी, कैसे तुम सक्सेस हुए, क्या तुमने नौकरी की, वो सब, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके 2 प्रकार, जैव और अजैव। देखो जैव क्या होता है, जिसमें जीव होता है, मतलब जो जिंदा है वो जैव है, ठीक है। अजैव जो मर गया, नहीं, मतलब जिसमें जान है ही नहीं, ठीक है। अजय मतलब ये नहीं, हाँ मर गया अब वो अजय हो गया, वो जैव था, तो जैव के अंदर ही आएगा। जैसे जैव संसाधन में पेड़ पौधे जो सजीव होते हैं ना वो जैव में आते हैं, जो निर्जीव होते हैं ना वो अजैव में आते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सजीव क्या होता है, तो बेटा 6ठी क्लास में क्या कर रहे थे तुम, 6th क्लास में होता है ना, आई थिंक, कि जैव सजीव निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव वह जिसमें जान है, जो सांस लेता है, जिसको मारो जिसको फील होता है। एक काम करना, तुम 2-3 थप्पड़ रखना खुद के या फिर अपने दोस्त के, नहीं दोस्त के ज्यादा हो जाएगा, मार कूट हो जाएगी। फिर तुम्हें महसूस हो तो तुम समझना तुम सजीव हो, ठीक है। और तुम्हें महसूस नहीं हो तो तुम समझना तुम निर्जीव हो, ठीक है। तो जैव संसाधन, जैव संसाधन में क्या, पेड़ पौधे, तुम, ये जो हिरण दिख रही है वो, मतलब सारे जानवर, जो सारे पक्षी होते हैं वो किस में आते हैं, जैव संसाधन में। अब क्या आ रहा है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या होता है, जैसे पर्वत, पर्वत के ऊपर जो पेड़ है वो तो जैव है, लेकिन जो पर्वत है वो क्या है, अजैव। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम पर्वत को, जैसे पर्वत से पत्थर ले जा रहे हो या पर्वत को काट रहे हो, फिर काट के सड़क निकालते ना, तब ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने पर्वत को काटा तो पर्वत बोला नहीं मेरे को मत काटो, कुछ नहीं बोलेगा बेचारा पर्वत। इसीलिए तो लोग पर्वत वगैरह काटते रहते हैं। आया समझ में, तो पर्वत किस में आएगा, अजैव में। नदियां,
जब तुम नदियों में कचरा फेंकते हो, नदियों को गंदी कर देते हो, तो नदी ऐसे थोड़ी है कि तुमने कचरा फेंका तो उसने रिटर्न फेंक दिया। वो तो अजीब है, उसको क्या पता? उसके अंदर की जो मछली है वो किसमें जेब में आ रही है। पर शुक्र करो वो वापस रिटर्न कचरा नहीं फेंकती है बेचारी मछली तुम्हारे ऊपर। फिर समाप्तता के आधार पर कि कैसे समाप्त होते हैं संसाधन, ठीक है? नवीनीकरण योग्य, नवीनीकरण मतलब जो नए संसाधन है जो वापस बन सकते हैं, ठीक है? अनवीनीकरण योग्य जो नए वापस नहीं बन सकते। जैसे तुमने 5-6 साल एक शूज की जोड़ी पहनी, तुम बोलेंगे नहीं मैडम, हम तो 6 महीने में नए शूज ले आते हैं। मानने में तुम्हारा क्या जाता है? जैसे तुम टेबल होगा पढ़ने का, वो नया नहीं लाते होंगे बाई चांस। तो मतलब जो टेबल है या फिर जो शूज़ है, जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी तुम्हें मानना है वो मान लो। तो वो तुमने 5-6 साल पहन लिए, अब वो बिल्कुल घस के, फट गए, पुराने हो गए। तो क्या तुम उनका वापस उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो नई चीज़ है वो तो नहीं रहेगी। तो जो नवीनीकरण योग्य संसाधन में है वो क्या आता है? पवन ऊर्जा। जैसे पवन ऊर्जा है तो हवा डेली चल रही है, ये तो नहीं कि आज चल रही कल बंद हो गई। ऐसा तो नहीं है, जब बंद हो जाएगी तुम भी बंद हो जाओगे, मतलब तुम भी मर जाओगे, ऑक्सीजन वगैरह तुमको नहीं मिलेगी तो मरोगे ही ना ऐसे। तो जैसे हवा डेली चल रही है, हवा चल रही है तो क्या हुआ? पवन चक्की चल रही है, तो डेली हवा चलेगी तो डेली पवन चक्की चलेगी, तो डेली जो बिजली वगैरह है वो बन जाएगी। सोलर सिस्टम से बिजली बनती है जैसे। तो रोज सुबह सूर्य आ रहे, सूर्य देवता आ रहे ना डेली, तो जब भी आए सूर्य देवता को प्रणाम करा करो, जल चढ़ाया करो, बड़े तुम्हारे अच्छे पर्सन बनेंगे, ठीक है? तो जब सूर्य आता है, फिर जब सोलर सिस्टम होता है, तो डेली सूर्य निकल रहा है, डेली बिजली बन रही है, तो डेली बन सकती है ना, रोज नई-नई बिजली बन सकती है। ऐसे तो नहीं कि आज बन गई कल नहीं बनेगी, बन सकती है। लेकिन जो अनवीनीकरण होते हैं, जैसे कोयला वगैरह, कोयला कैसे बनता है? जैसे पेड़-पौधे वगैरह जो भी होते हैं, ज़मीन का ऐसे दबाव लगते हैं, दबाव लगता है, लगता है, लगता, लगता, फिर वो ज़मीन के अंदर होते हैं, फिर वो करोड़ों साल अंदर रहते हैं, फिर धीरे-धीरे ऐसे कोयला वगैरह बनता है। तो उसको क्या है, करोड़ों साल तो पहले से बनने में लगे, उसके बाद तुमने निकाल दिया, एक ही बार में तुमने निकाल के बिजली बना ली, तो ऐसा थोड़ी वो कोयला वापस बन जाएगा। जिसको तुमने जिस कोयले को जला दिया वो वापस थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। तो वो क्या हो गया? अनवीनीकरण, मतलब उसको वापस तुम नया नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद स्वामित्व के आधार पर कि तुम्हारा स्वामी कौन है? भैया ऐसे ही थोड़ी कब तो स्वामित्व के आधार पर स्वामी कौन है? ठीक है? व्यक्तिगत मतलब किसी संसाधन के ऊपर तुम्हारा एक व्यक्तिगत मतलब अधिकार होगा, ठीक है? जैसे जिस टेबल पर तुम बैठे हो या जो तुम्हारे जैसे घर के अंदर जो चीज़ें हैं, तो उसका स्वामित्व किस पर है? तुम पर। एक तुम्हारा ही अधिकार है ना? कि घर में जो भी सामान वगैरह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मम्मी का, पापा जो पापा की चीज़ें होगी उन पर पापा का, जो मम्मी की चीज़ें होगी उन पर मम्मी का। जैसे तुमने मान लिया, मैंने बोल दिया हाँ, तुम्हारे जो घर में सारी चीज़ें वो उस पर तुम्हारा अधिकार है। फिर तुम देखे मम्मी का मेकअप यूज़ करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि उस पर किसका अधिकार था, उस पर मम्मी का ही अधिकार था। तो एक स्पेशल व्यक्ति का जहाँ पर अधिकार होता है वो व्यक्तिगत। सामुदायिक, सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय का, ठीक है? जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मतलब जिस पर पूरा देश का, जैसे हमारे देश में कोई पर्वत है, पठार है, नदियाँ है, तो उस पर किसी एक एक इंसान का अधिकार थोड़ी है, पूरे देश का अधिकार है। तो वो हो गया राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसमें जैसे ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि जिस पर कुछ संस्थाएँ वगैरह होती है, उनका कंट्रोल होता है, वो सब, ठीक है? और राष्ट्रीय में जो हमारे देश के अंदर होती है, वो, ठीक है? इसके बाद विकास के आधार पर कितना विकास किया। अब तुम भी बड़े होंगे, फिर तुम्हारा भी भविष्य होगा, फिर तुम कितना विकास करोगे, तुम क्या नौकरी करोगे, जो ऐसे। तो विकास के स्तर पर संभावी विकसित भंडार और कोषीय संचित कोष, ठीक है? मतलब संभाव्य जिसका तुम आने वाले भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। विकसित भंडार मतलब कुछ जैसे आपातकाल के लिए जब तुम थोड़े से संसाधन हाँ भाई संभाल के रख सकते हो। जैसे क्या होता है तुम्हारे घर में कि हाँ सैलरी आ रही है पापा की, ये सब वगैरह, तो थोड़े-थोड़े तुम खर्च कर लेते हो। कुछ पैसे क्या करते हो तुम? बचा के रख लेते हो। किसके लिए? कि बाई चांस इमरजेंसी में हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा, कोई बीमार हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसके लिए, ठीक है? अब उत्पत्ति के आधार पर अब तुम्हें डेफिनेशन भी याद करनी है। मैंने क्या किया तुमको बता दी कि हाँ, उत्पत्ति के आधार पर
जैव संसाधन होते हैं अजैव, पर मैंने जो डेफिनेशन बताई वैसे तो तुमको समझाने के लिए बताई, पर तुम्हें एग्जाम में ऐसे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, सिंपल, जो जीव मंडल में मिलते हैं। जीव मंडल मतलब पृथ्वी पर भी लिख सकते हो तुम। वो जो जीव मंडल में मिलते हैं, उदाहरण मनुष्य, मैंने बोला ना कि 2 थप्पड़ रख के देखना तुम, जैव वो अजैव पता चल जाएगा जैसे। तो मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं वो सब, मृदा, मृदा नहीं है, जीव जंतु, जीव जंतु वगैरह, जीव जंतु भी सजीव में ही आते हैं। बाकी तुम कुत्ते के पत्थर फेंक के देखना। बाकी पशुधन, मछली वगैरह, कुत्ते के पत्थर में फेंक के ना, मतलब बाई चांस कुत्ते को से मारते ना, वो पीछे कैसे दौड़ता है, फिर जब पता चल जाएगा सजीव एक निर्जीव है। अजैव संसाधन, जिसमें जीव नहीं है, वे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। वही उधर से ऐसे ही लिखना है, जो निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं। निर्जीव, सजीव, निर्जीव मैंने बताया तो जो निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं। मिट्टी, मिट्टी में जान होती है? नहीं होती है। हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि, पत्थर में भी जान नहीं होती। जो सब निर्जीव होते हैं वो सब अजैव संसाधन। ओके, इसके बाद आ गया हमारा समाप्तता के आधार पर कैसे खत्म होते हैं वो सब, ठीक है। तो नवीनीकरण, जो नए बनते हैं, वही मैंने तुमको बताया था। अब मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रही हूँ। डेफिनेशन क्या अच्छे से तुमको याद रखना है, एग्जाम में तुम्हारे यही काम आएगी। जैसे तुम समझ जाओगे ना, तब तुम्हें ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी। बाकी तुम रट्टा मार के याद करोगे ना, तब तुम्हें याद नहीं होगी। इसलिए समझना सबसे पहले जरूरी। अनवीनीकरण योग्य संसाधन, तो नवीनीकरण में क्या होता है? ऐसे संसाधन को नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन कर सकते हैं। मतलब भौतिक प्रक्रिया के द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे हम साइंस का जिसमें प्रयोग करते हैं, जैसे हमने सोलर सिस्टम बनाया, अब उसमें हमने भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया जो भी लगाई, उसके बाद उसको हम वापस बना सकते हैं, वो सब, ठीक है। तो यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन वापस बना सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हें नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां चलती है ना, वो सब, ये रही पवन चक्की। जल से जैसे पानी गिरा के, बांध से ऐसे जैसे भी गिरा के फिर क्या करते हैं हम, बिजली बनाते हैं, वो सब, ठीक है। जीव जंतु नहीं। इसके बाद कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नया नहीं बना सकते। जैसे मैंने बताया ना, कोयला करोड़ों अरबों साल से बना, अब क्या तुम वापस बनाने बैठोगे? तुम बोलोगे हाँ मैं कोयला वापस बनाऊंगा, तो तुम बनाओगे, तुम्हारी 10 पीढ़ियां निपट जाएगी, पर वो कोयला नहीं बनेगा। इसलिए कोयला बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है। जीवाश्म ईंधन, धातु आदि, धातु वगैरह भी बहुत टाइम से बनती है, ठीक है। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब कौन किसका स्वामी है, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन, किसी एक व्यक्ति का। सामुदायिक संसाधन, किसी समुदाय का। राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखो, स्वामित्व निजी कंपनियों, व्यक्तियों के पास होता है। किसी एक व्यक्ति के पास, निजी कंपनी के पास जो स्वामित्व होता है, वो सब व्यक्तिगत संसाधन में, एक व्यक्ति का, मैंने बताया ना आपको, ठीक है। फिर सामुदायिक संसाधन, स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। पूरे एक समाज के पास जिन संसाधनों पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है, वह स्वामित्व, सामुदायिक संसाधन, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय, मतलब भारत में, जैसे जो अपना भारत देश है, उस पे जो भी संसाधन है, तो वो किसके अधिकार में? भारत के अधिकार में। तो जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, ठीक है। अब ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। देखो जैसे क्या होता है कि अपना देश है, ठीक है, भारत, भारत ही लग रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा है, रुको।
अब लग रहा है भारत ही लग रहा है। ठीक है, लिख देती हूँ, अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है हाँ ये भारत है तो मैं लिख देती हूँ। ये हमारा भारत है। तो इसके अंदर जो सारे संसाधन है वो हमारे राष्ट्र के अंदर आएंगे। जो सारे यहाँ पे जो पर्वत है किसके अंदर आएगा? भारत के अंदर। यहाँ पे जो नदियाँ बह रही है वो किसके अंदर आएगी? भारत के संसाधन के अंदर। यहाँ पे जो नदियाँ बह रही है, यहाँ पर जो तुम्हें खनिज मिले हैं पठारों के अंदर, वो सब किसके अंदर आएंगे? भारत के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है, इसके घर में जो भी संसाधन है वो किसके हो गए? इसके। इसका क्या हो गया? इस पर व्यक्तिगत अधिकार। फिर एक समुदाय, मतलब छोटा सा समुदाय मान लिया, इसमें बहुत सारे लोग बता दिए मैंने तुमको, इस पर पूरे समुदाय का। अब इस देश के अंदर जो हुए वो सारे भारत के संसाधन, जैसे पर्वत नदियां जो भी हुई ना, वो पूरी राष्ट्र के अंदर। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर समुद्र है, समुद्र भी बना लेते तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 20 नॉटिकल, 212 नॉटिकल, ऐसे करके 200 नॉटिकल मील तक, मतलब 200 मील तक जब हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा अधिकार होता है। मतलब इतना इतना अपने हर देश का, जैसे जो भी देश है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी देश है, ठीक है, मलेशिया वगैरह जैसे कुछ भी देश मान लीजिए, उसका भी 200 मील तक उसका अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा 200 मील तक हमारा अधिकार है। इसके बाद यहाँ पर अगर समुद्र में कुछ वगैरह है तो वहां पर पूरे जैसे विश्व में जहाँ पर भी समुद्र है वहां पर हर देश का 200 नॉटिकल मील छोड़ने के बाद जहाँ पर आगे का जो अधिकार होता है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होता है। मतलब सब देश मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, और ऐसी कुछ जगह होती है जैसे अंटार्कटिक वगैरह है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अधिकार किसी संस्थाओं का होगा, सब देश मतलब जा आ सकते हैं, कुछ जो लीगल काम है वो सब कर सकते हैं। तो वो जहाँ पर 200 नॉटिकल मील छोड़ के जहाँ पर दूसरी संस्थाएं होती हैं उनका अधिकार होता है। संस्थाएं भी कैसे बनती है? सारे देश मीटिंग करते हैं, फिर एक संस्था बनाते हैं, उसमें कुछ नियम बताते हैं कि हाँ भाई तुम देश के यहाँ पर कुछ रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो, वो सब। तो वो सारी जो चीजें वो किसमें आती है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन में। आया समझ में? ठीक है, अब इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि आधा लेसन हमने पढ़ लिया है, आधा हम कल पढ़ लेंगे, पार्ट 2 आ जाएगा इसका पहले चैप्टर का। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से समझना है, और सारे चैप्टर जो भी ज्योग्राफी के वो मैं सब आपको पूरे करवा दूंगी। और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब का मैंने बताया ना, ऐसा रेड बटन होता है, उस पर लाइक कर, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी सब जो तुम्हें करना आता है वो सब कर देना। ठीक है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।